Hello everyone, welcome to the channel, and this is the first class of communication in management subject. So let's start our class. And the name of the lesson is Introduction to Essentials of Business English. इसमें हम समझेंगे कि बिजनेस इंग्लिश होता क्या है। काफ़ी सारे टॉपिक है, वन बाय वन सभी को समझते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ बिजनेस इंग्लिश। बिजनेस इंग्लिश होता क्या है इसको समझते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन द वर्क प्लेस एंड आउटसाइड अ कंपनी। बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक पूरा प्रक्रिया है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है बहुत सारे लोगों के बीच में, चाहे उसे वर्क प्लेस पे करना हो, चाहे उसे आउटसाइड अ कंपनी करना हो। वर्क प्लेस का मतलब होता है कार्यस्थल, जहाँ पर कंपनी के कामों को पूरा किया जाता है। जैसे मान लो कि बिजनेस का पूरा एक जगह है जहाँ पर उसको सारे काम को कंप्लीट किया जाता है, उसको हम वर्क प्लेस का नाम दे देते हैं। चाहे उसे आउटसाइड अ कंपनी करना हो, कंपनी के बाहर करना हो, तो इस तरीके से जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा, चाहे कंपनी के अंदर ही शेयर करना है या कंपनी के बाहर ही करना है, जब भी इस तरीके का काम किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, तो वो जो पूरा काम है, वो जो पूरा प्रोसेस है, उसी को कहा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। अब ये वर्ड जो है ये लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब है टू शेयर या फिर मेक कॉमन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन साइकिल। तो इस साइकिल को समझते हैं, इसको ध्यान से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड हो जाता है। ये इसी को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ध्यान से समझना, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आधा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सेंडर लिखा है। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं बहुत सारे, जिनके पास में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहते हैं, कोई ना कोई मैसेज रहते हैं। तो जब उनके पास में कोई मैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि वो दूसरों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को नाम दे दिया जाता है सेंडर का। तो सेंडर के पास में कोई ना कोई मैसेज रहता है। तो जब सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, तो बीच में बहुत सारे काम आते हैं। जैसे कि सबसे पहले सेंडर को क्या करना होता है? अपने मैसेज को एनकोड करना होता है, एनकोडिंग करना होता है। अब एनकोडिंग क्या होता है अभी समझेंगे। यहाँ पे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, देखो मैसेज जब एनकोड हो जाता है तो मैसेज एक तरीके से रिसीवर के पास पहुंचने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद में रिसीवर तक पहुंचने से पहले मैसेज को डिकोडिंग की जाती है, डिकोड किया जाता है। जब डिकोड हो जाता है मैसेज, तब उसे रिसीवर तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से पूरा फ्लो चलता है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है जहाँ पे सेंडर से लेकर रिसीवर तक मैसेज को पहुँचा दिया जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया ये सारा क्या होता है। अब ये नॉइस और ये फीडबैक क्या है। तो देखो क्या होता है, जब रिसीवर के पास में मैसेज पहुँच जाता है तो रिसीवर उस मैसेज को जब देख लेता है, पढ़ लेता है, सोच लेता है, समझ लेता है, सब कुछ कर लेता है। उसके बाद में हो सकता है कि रिसीवर उस मैसेज का रिप्लाई करना चाहता है, जवाब देना चाहता है। तो जब रिसीवर इस तरीके से जवाब देता है अपने उसके मैसेज का, तो उसको हम नाम दे देते हैं फीडबैक का। तो फीडबैक इस तरीके से सेंडर के पास पहुंच जाता है। अब हो सकता है सेंडर भी वापस से कहे तो ये वापस इस तरीके से आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रिपीट चलता ही रहता है। कहने का मतलब बस यही है, फीडबैक का मतलब हो जाता है जवाब देना। तो चाहे रिसीवर देगा तब भी फीडबैक कहलाएगा, सेंडर उसको वापस उस बात का जवाब देगा तो वो भी फीडबैक हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हो जाता है। अब उसके बाद में समझते हैं कि नॉइस क्या है। तो देखो जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है इतना बड़ा सा, तो बीच में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये जो प्रॉब्लम आने लग जाते हैं बीच में, उसी को नाम दे दिया जाता है नॉइस का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम था क्या, हमने पहले समझा सेंडर के बाद में मैसेज को एनकोडिंग किया जाता है, फिर डिकोडिंग किया जाता है, रिसीवर के पास पहुंचा दिया जाता है, रिसीवर जवाब देता है, फीडबैक हो जाता है। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो वो बन जाता है नॉइस। सेंडर ही कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है जब सेंडर को ऐसा फील होता है, जब उसे आवश्यकता लगती है, प्रोफेशनली तौर पर रिक्वायरमेंट रहती है कि जब उसे अपने किसी भी थॉट को, आइडिया को, विचारों को, कोई भी हो सकता है, बात हो सकती है जो कि दूसरों के साथ में शेयर करना है, वहीं से कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैसेज है उसको वर्ड्स में पुट किया जाता है, मतलब कि उसको चेंज किया जाता है जिससे रिसीवर के द्वारा उसको समझा जा सके। तो वहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी मीडियम जो उनके पास में उपलब्ध रहता है, दोनों के पास में ही, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी, तो दोनों के पास में जो भी मीडियम अवेलेबल रहता है उस टाइम पे, उसका यूज़ करके उसके थ्रू ही मैसेज को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा सेंडर के बारे में। सेंडर कौन होता है? जो कि मैसेज को पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है। इसके बाद में क्या होता है, मैसेज को एनकोड किया जाता है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो भी मैसेज है उसको कोड्स और स्ट्रक्चर में लेके आना, उसको एक फॉर्म में लेके आना जिससे समझा जा सके मैसेज को। तो ये अब कैसे समझा जाए, कैसे हम इसका एनकोड करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस सिलेक्शन डिपेंड ऑन द लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द सेंडर एंड द कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ द रिसीवर। अब एनकोड कैसे किया जाएगा, इसके लिए जिस भी चीज़ों का सिलेक्शन किया जाएगा ये डिपेंड करता है सेंडर के ऊपर भी और रिसीवर के ऊपर भी। सेंडर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, सेंडर के पास में जो भी उसके पास में स्किल है या फिर जो
जो भी उसके पास में लैंग्वेज है, जो भी उसके पास में एक टैलेंट वाली चीज़ें है, स्किल वाली चीज़ें है, वो उसके पास में जिस प्रकार से रहती है वो वैसे ही मैसेज को एनकोड कर पाता है। और साथ ही रिसीवर का भी देखा जाता है कि रिसीवर जो है वो उसका कॉम्प्रीहेंशन लेवल किस प्रकार का है, कितने अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ों को समझ सकता है। तो एनकोडिंग जो है हमारा वर्बल और नॉन वर्बल दो तरीके का होता है। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है इसको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हम एनकोडिंग के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, मैसेज को एनकोड किया जाता है, इस फॉर्म में लेके आया जाता है जिससे रिसीवर के द्वारा मैसेज को अच्छे तरीके से समझा जा सके। नेक्स्ट इज मैसेज एंड चैनल। जैसे पानी को कहीं पे पहुंचाने के लिए हम पाइप की हेल्प ले लेते हैं, सेम वैसे ही मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हम किसी न किसी माध्यम का यूज़ करते हैं, उसी को हम चैनल बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। तो मैसेज को देखो कैसे पहुंचाया जाता है। अगर हम वर्बल मैसेज का यूज़ करते हैं तो वर्बल के अंदर हम कैसे कैसे पहुँचा सकते हैं। हो सकता है कि हम टेलीफोन कर दें, मान लो फ़ोन कर दिया आपने और जो भी आपको बताना आपने बता दिया। हो सकता है कि फेस टू फेस बात करके फिर हमने अपने मैसेज को बता दिया, या फिर ये भी तो हो सकता है कि हमने रिटर्न मैसेज का यूज़ किया। हमने क्या किया, मैसेज को लिख लिया, हमने ईमेल कर दिया, पोस्ट कर दिया, किसी भी तरीके से हमने लिख के भेज दिया, हमने मुंह से या बोल के नहीं बताया। तो ये क्या हो जाता है, माध्यम हो जाता है कि मैसेज को जिस भी तरीके से पहुंचाना है हम उसमें से किसी भी एक तरीके का यूज़ करके और मैसेज को पहुंचा देते हैं। जैसे कि मान लो आप अपना एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपको अपने फ्रेंड को कोई बात बताना है, तो हो सकता है कि आप सोचो कि नहीं मैं उससे फेस टू फेस मिलकर ही बताऊंगा, या हो सकता है आपको इमरजेंसी है तो आप टेक्स्ट कर दोगे तुरंत ही, ताकि उसके पास तुरंत ही पहुंच जाए, आपकी फ्रेंड भी जल्दी से देख ले उस मैसेज को। तो हम क्या करते हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं। अगर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम तुरंतली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हो सकता है कि हम बाद में भी बता दें, हम सोचेंगे नहीं फेस टू फेस जब मिलेंगे जब बता देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा मैसेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी ज़्यादा ही मान लो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि दूसरों के साथ में हम शेयर नहीं कर सकते पब्लिक तौर पर, तो वहाँ पर हम रिटर्न का यूज़ कर लेते हैं। कई बार रिटर्न को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वो एज अ प्रूफ के तौर पर हो जाता है। तो इसलिए मैसेज का जो चुनाव किया जाता है कि भाई कैसे पहुँचाना है, ये डिपेंड करता है मैसेज के ऊपर और इंपॉर्टेंस ऑफ मैसेज के ऊपर भी। देन इसके बाद में नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जो रिसीवर होता है वो मैसेज को कैसे डिकोड करता है, कैसे मैसेज को समझने की कोशिश करता है। तो डिकोडिंग मीन्स क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है मैसेज का। ये डिपेंड करता है क्लैरिटी ऑफ द एनकोडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल कितनी है, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट है या नहीं है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट है तो डिकोडिंग भी मैसेज की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। देन इसके बाद में रिसीवर की बारी आती है। अब रिसीवर का मतलब तो पता ही है, प्राप्त करता है, जिसे मैसेज को पहुँचाया गया था, जिसने मैसेज को रिसीव किया है। तो रिसीवर क्या होता है, द रिसीवर शुड बी अटेंटिव एंड रेडी टू रिसीव द कंप्लीट मैसेज। इसका मतलब क्या है, अब हमें तो पता है कि चलो रिसीवर का मतलब प्राप्त करता है जो मैसेज को रिसीव करेगा। यहाँ पर रिसीवर के बारे में बताया गया कि रिसीवर जो है बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए, मैसेज को वो सही तरीके से समझ सके, देख सके, कंप्लीट मैसेज को समझ सके, ऐसा रिसीवर होना चाहिए। और ये इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट भी आते हैं, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल कंपोनेंट्स भी आते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या हो जाता है, जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसे हम सिंपल तरीके से आमतौर पर हम रिप्लाई बोल देते हैं, जवाब बोल देते हैं, तो वही है फीडबैक। रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज। जब रिसीवर मैसेज को लेकर रिस्पॉन्स देता है, रिप्लाई देता है, इज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। और यही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। और ये इंडिकेट करता है कि इफ द मैसेज रिसीव्ड इज द ऑन इंटेंटेड बाय द सेंडर। तो ये बता देता है एक तरीके से कि भाई सेंडर के पास ने जो मैसेज पहुंचाया था रिसीवर के पास, रिसीवर ने उसको प्राप्त कर लिया है, तो फीडबैक इस तरीके से कंप्लीट माना जाता है। जब रिसीवर के द्वारा मैसेज को समझ के, सोच के, पढ़ के रिसीवर जो है जब रिप्लाई कर देता है, जवाब दे देता है, उसी को हम बोलते हैं फीडबैक। इसके बाद में नॉइस है, या फिर आप बैरियर भी बोल सकते हो। कई बार ऐसे हो जाता है कि जब मैसेज को पहुंचाया जाता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो भी आप इसी लेसन में कवर करोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि फिजिकल बैरियर भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, सिमांटिक फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके से प्रॉब्लम रहते हैं। जब ये सारी प्रॉब्लम बीच में आ जाती है तो उसी को हम मैसेज के अंदर नॉइस का नाम दे देते हैं, या फिर हम बैरियर का नाम दे देते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट था। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। तो हमने क्या समझा, सेंडर के बारे में पहले हमने पढ़ा। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहला सेंडर आता है जो कि मैसेज को भेजता है। उसके बाद में मैसेज को एनकोड किया जाता है ताकि रिसीवर के द्वारा मैसेज को सही तरीके से समझा जा सके। उसके बाद में मैसेज की बारी आती है। मैसेज के अंदर हम किसी चैनल का यूज़ करते हैं, किसी मीडियम का यूज़ करते हैं, जिससे रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाया जा सके। उसके बाद में डिकोड करने की बारी आती है, और डिकोड जो है वो रिसीवर के द्वारा किया जाता है, ना कि सेंडर के द्वारा। इस चीज़ को आप क्लियर रखना अपने माइंड में कि डिकोडिंग जो है वो रिसीवर के द्वारा किया जाता है, और जो एनकोडिंग है वो आपके सेंडर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में रिसीवर है, जिसे हम प्राप्तकर्ता बोलते हैं, जो कि मैसेज को रिसीव करता है। इसके बाद में फीडबैक होता है, जब रिसीवर रिस्पॉन्स करता है मैसेज को लेकर, उसको हम फीडबैक कहते हैं। और बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम बैरियर बोलते हैं या फिर नॉइस बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा।
इसके बाद में अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या फंक्शन है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो इसको टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है इंटरनली और सेकंड होता है एक्सटर्नली। तो वन बाय वन समझते हैं। इंटरनली क्या होता है। सो जब बात आती है इंटरनली की आंतरिक रूप से, तो आंतरिक रूप से देखो काम कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैनेजमेंट के अंदर या किसी भी संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लेवल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो इन सभी के बीच में इनफॉर्मल एक्सचेंज किया जाता है जिसे हम आंतरिक कार्य बोलते हैं। यहाँ से उन सभी के बीच में एक विश्वास वाली भावना जो है वो क्रिएट होती है। साथ ही बहुत सारे जो इट डेवलप्स अ शेयर सेंस ऑफ पर्पस अमंग द एम्प्लॉयज। साथ ही बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में जो एक ऑब्जेक्टिव है उसकी एक भावना जो है यहाँ से विकसित करते हैं। तो इस वजह से जो हमारी मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट इज एबल टू बेटर कोऑर्डिनेट बिटवीन इट्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारे जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से होनी चाहिए, एबल होनी चाहिए कि वो बढ़िया यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सके। किनके बीच में, प्लानिंग के बीच में हो गया, डिसीजन मेकिंग के बीच में हो गया, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जब जॉब को कैसे हैंडल किया जाना, जब टीम वर्क किया जाएगा, इन सभी के बीच में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे। तो आपने क्या समझा कि आंतरिक रूप से कार्य का मतलब ये है कि संस्था के अंदर जहाँ पे काम किया जा रहा है, जिसे हम वर्क प्लेस भी कहते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा वातावरण को क्रिएट करना है, वहाँ के जितने भी कामकाज है उसको इनफॉर्मल तरीके से एक्सचेंज करना है, ताकि जितने भी लेवल्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वो आपस में मिलजुल कर काम कर सके। उनके अंदर एक अच्छी भावना है, सारी एक विश्वास वाली भावना है, साथ ही मिलजुल कर काम करे, कोऑर्डिनेट वाली फीलिंग आनी चाहिए, साथ ही डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, जॉब हैंडलिंग सही तरीके से हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे प्रोवाइड की जाए। ये सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो कि आंतरिक रूप से काम को किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की, बाहरी तौर पर। तो बाहरी तौर पर देखो जब कम्युनिकेशन जो किया जाता है, हेल्प टू चैनलाइज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंपनी। तो देखो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि आंतरिक जो काम किया जाता है या फिर जो बाहरी काम किया जाता है वो किन के बीच में होता है। जब आंतरिक काम की बात आती है तो वो उन लोगों के बीच में होता है जो कि संस्था के अंदर काम करते हैं। जब हम बाहरी तौर पर काम की बात करें तो ये सारे उनके बीच में होगा जो कि संस्था के बाहर पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स हो गए, डीलर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, स्टेक होल्डर हो गए, बैंक्स हो गए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि संस्था के बाहर पाई जाती है, बिजनेस के बाहर पाए जाते हैं। तो उनके साथ में जो भी कामकाज किया जाता है और वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का जो रोल है उसको ही हम बोलते हैं एक्सटर्नली कम्युनिकेशन। तो यहाँ से आपको अब समझने में आसानी होगा कि जो हमारे एक्सटर्नली कम्युनिकेशन है ये हेल्प करता है कि ताकि संस्था के बाहर जितने भी कस्टमर है, डीलर्स है, बैंक है, बहुत सारे सप्लायर्स है, उनके बीच में सही तरीके से जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखा जा सके। इसी के साथ हमने क्या समझा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ऑल बिजनेस डिपेंड ऑन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ से ये कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी बिजनेस है, जितने भी व्यवसाय है, वो सारी के सारी जो है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज के माध्यम से उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट की या फिर अपने जो सर्विसेज है उसके मार्केटिंग करने में या फिर उसके एडवर्टाइज करने में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस तरीके से संस्था क्या करती है, आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर दोनों ही फंक्शन को बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके रखते हैं ताकि दोनों ही काम को सही तरीके से संभाला जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार। तो कम्युनिकेशन के दो प्रकार पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है वर्बल और सेकंड होता है नॉन वर्बल। अब इसको डीपली समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल किसे कहा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांजेक्शनल प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग विद अनदर पर्सन। मौखिक संचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में सूचनाओं को, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को, थॉट को, फीलिंग को दूसरों के साथ में शेयर करने के लिए शब्दों का प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है, जो ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है जहां पर आप वर्ड्स का यूज करके अपने इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग किसी भी चीज को दूसरों के साथ में शेयर करते हो। तो वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। दो प्रकार पाए जाते हैं इसके। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स। जब आप किसी भी चीज़ को वर्ड्स के थ्रू बताते हो, जब आप बोल के बताते हो, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। और इसके बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो कौन कौन से फायदे होते हैं? ओरल कम्युनिकेशन एक तो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली वर्क करता है। ओरल कम्युनिकेशन हैज़ ग्रेटर स्पीड एंड द सेंडर कैन गेट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स और फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन की गति बहुत ही ज़्यादा होती है और यहाँ से सेंडर तुरंत ही फीडबैक दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। इसलिए ओरल कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड मानते हैं कि बहुत ही स्पीडली वर्क करता है। जैसे कि अभी देख लो, कुछ घंटों में या कुछ मिनट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी, बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर बात आए रिटर्न में एक्सप्लेन करने की तो इतने कम टाइम में इतने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जबकि ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है, पॉसिबल है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा स्पीडली है कंपेरिजन टू रिटर्न कम्युनिकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट
नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेरक माना जाता है, क्योंकि जब भी आमने सामने की कंडीशन में कई बार क्या हो जाता है कि जब भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कई बार हम नॉन वर्बल एलिमेंट्स को बीच में ले आते हैं, जैसे कि अपने टोन को ले आते हैं, अपने स्ट्रेस को लिया जाता है, अपने गेस्चर को, अपने एक्सप्रेशन का, इन सारी चीज़ों का यूज़ भी हम ओरल कम्युनिकेशन के अंदर करते हैं, जो वो भी बहुत सारे एक्सप्रेशन को देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैसेज के थ्रू देते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जब आप समझोगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझ जाओगे। अभी आप ये समझो कि जब ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे नॉन वर्बल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से ओरल कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेटर बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम किसी के साथ में बातचीत कर रहे हैं, अपने किसी भी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, सामने वाले के फेस को देख के आप सोच सकते हो या समझ सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे गुस्सा आ रहा है, तो आप उसके एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो, है ना, ऐसा होता भी है। तो वो क्या है, वो एक नॉन वर्बल एलिमेंट है, बट वो हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि जो ओरल कम्युनिकेशन है इसमें हम जब चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब ये है कि मान लो आप अपनी किसी भी बात को दूसरों के साथ में शेयर कर रहे हो, अब सामने वाले को देख लिया आपने, आपको पता चल गया कि वो तो आपकी बात में कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देना चाहता, उसके फेस से ऐसा लग रहा है कि वो हमारी बात को इग्नोर कर रहा है, तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो हो सकता है आप चुप हो जाओगे या फिर आप अपने मैसेज को बदल दोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम स्कूल या कॉलेजेस में किसी अपने डाउट को लेकर टीचर के पास जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि टीचर के फेस को देख के भाई टीचर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के वापस आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है, यही तो होता है मॉडिफाई, जहाँ पर हमने क्या किया कि रिसीवर के रिएक्शन को देख के ही हमने तुरंत ही इमीडिएटली अपना सब कुछ चेंज कर दिया, हमने पूरे मैसेज को मॉडिफाई कर दिया, हमने अब सोच लिया कि हमें तो बताना ही नहीं है। तो यही होता है मॉडिफाई, जहाँ पर आप क्या करते हो, रिसीवर के रिएक्शन या रिस्पॉन्स को देख ही आप अपने मैसेज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हो। या कई बार आपने ऐसा भी देखा है कि मान लो कि आपके पास आप कोई भी बात हो सकती है जो कि अपनी मम्मी के साथ में शेयर करना चाहते हो, आप उनके पास में जाते हो कहने के लिए, या फिर मान लो आपको कोई भी परमिशन लेना है, आप उनके पास जाते हो और आप उनको बताते हो, लेकिन थोड़ा सा बताते आपको पता चलता है कि नहीं, मम्मी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है या फिर वो हमें परमिशन नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बात को घुमा के वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, अगर होता है तो ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर तुरंत ही मम्मी के रिएक्शन को देख के हम अपने पूरे मैसेज को बताते ही नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं, मम्मी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, हम अपने मैसेज को ही बदल देते हैं। वो वही होता है मॉडिफाई, जहाँ पर हमने अपने मैसेज में तुरंत बिल्कुल ही एट ए टाइम पे ही हमने बहुत सारे चेंजेस कर दिया। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि ओरल कम्युनिकेशन अलाउ करता है ग्रुप में बहुत सारे जो पीपल है वो आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो आपस में अच्छी बनी रह सकती है। तो सामाजिक रूप से ऐसा होता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है, लोगों के जो समूह है, ग्रुप है, उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करने में या फिर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने में, बॉन्ड बनाने की भी एक जैसा अनुमति होता है, एक परमिशन जैसा देता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, दैट्स वाई हम ओरल कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन, एनी रिटर्न मैसेज दैट टू और मोर पीपल एक्सचेंज, मीन्स रिटर्न मैसेज जो लिखित संदेश है, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है मैसेज का लिखित में, रिटर्न में, तो उसको हम कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के वो काम नहीं कर सकता, अपने फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि संस्था में बहुत सारे पीपल जो है, बहुत सारे जो पर्सन है वो इन्वॉल्व रहते हैं और वहाँ पर काम जो है सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली काम होते हैं। तो वहाँ पर जितने भी काम किए जाते हैं उनमें से बहुत ही कम ही काम ऐसे होते हैं जो कि ओरल तरीके से किया जा सकता है, बट मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न में ही किया जाता है। बिसाइड इसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन कैन नेवर बी एज फॉर्मल, यूनिफॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड और इवन लीगली डॉक्यूमेंटेड एज रिटर्न कम्युनिकेशन। साथ ही इसके बावजूद अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जो हमारा मौखिक संचार है वो कभी भी लिखित संचार के जैसा, मतलब जैसा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वैसा जो है हमारा ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर हम बात करें रिटर्न कम्युनिकेशन की, तो रिटर्न कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल माना जाता है, फॉर्मल माना जाता है, ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है, लीगल माना जाता है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे फीचर नहीं पाए जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल नहीं मानते, ना ही उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मानते हैं, ना ही उसको हम लीगली मानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे सारे काम को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो सारे कामों को मोस्टली जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनको रिटर्न फॉर्म में ही किया जाता है। अ रिटर्न मैसेज बिकम्स पार्ट ऑफ रूटीन कोरेस्पोंडेंस, और जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो नियमित एक पत्राचार का हिस्सा बन जाती है, एक पार्ट बन जाती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी फीचर है जिसके वजह से किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि आप लिखित संचार में क्या कर सकते हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने नीड के अनुसार, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अनुसार उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, आप उसमें कुछ भी संपादित कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपने गलत लिख दिया तो आप उसको सुधार कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी पाई जाती है, और इसी के साथ में अगर बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है,
विश्वास वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अगर रिटर्न में कोई भी बात लिख के दे दिया जाए तो वो एक तरीके से हमारे पास में प्रूफ है। एक तरीके से अगर मान लो सामने वाला पर्सन मुकर जाता है तो हम दिखा सकते हैं कि आपने ही हमें ये मैसेज भेजा था रिटर्न में। बल्कि हम ओरल में तो ऐसे नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ बोल के कहने से तो फर्क पड़ता नहीं है। मेनली बात होता है कि आपके पास में कोई सबूत होना चाहिए। तो इसी वजह से रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे काम जो है वो रिटर्न में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि दो पार्टीज है, आपस में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर दिया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ में फ्रॉड किया है। अब देखो, मान लो दोनों में से कोई एक तो सच होगा, एक तो झूठा ही होगा। तो वहाँ पर क्या है कि अगर उनके पास में कोई भी एविडेंस है, कोई भी रिटर्न मैसेज है, या फिर रिटर्न में उनके पास में कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके डॉक्यूमेंट के बेस पे वो अपने आप को सही बता सकते हैं, जबकि ओरल में वो ऐसा नहीं कह सकते कि आपने तो मुझे ऐसा कहा था वैसा कहा था। तो इस तरीके से क्या है कि रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, क्योंकि इसमें हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो है हमें रिटर्न मैसेज से या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन से ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद में है कि इन्फॉर्मेशन कैन बी रिसर्च एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसको हम बोल सकते हैं कि रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से उसको संपादित किया जाता है, बिल्कुल उचित ढंग से उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि रिटर्न कम्युनिकेशन में पाया जाता है, जबकि ओरल में नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से रिटर्न को हम ज़्यादा बेहतर मानते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि रिटर्न कम्युनिकेशन के बेसिक डिसएडवांटेजेस है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पेपर की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है, हमारे जो घंटे हैं उसकी बर्बादी हो जाती है, फीडबैक बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद भी, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इसके ड्रॉबैक है, फिर भी अगर हम बात करें रिटर्न कम्युनिकेशन की, तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में स्मूथली वर्क करने में, कि संस्था के जितने भी कामकाज किए जा रहे हैं, जितने भी फंक्शनिंग किए जा रहे हैं, उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन के हेल्प से बहुत ही स्मूथली तरीके से काम को किया जा सकता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में, हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ड्रॉबैक पाए जाते हैं, कुछ उसकी दोष पाए जाते हैं, कुछ जो है उसके डिसएडवांटेजेस पाए जाते हैं। तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसको हम सुधार भी तो सकते हैं ना। तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। यू कैन यूज द फॉलोइंग टिप्स टू इंप्रूव योर स्किल्स, और साथ ही हम स्किल्स को भी बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कीप योर लैंग्वेज सिंपल, स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट बाय राइटिंग कॉमनली यूज्ड वर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा आमतौर पर जो हमारे इस्तेमाल करने वाले जो शब्द होते हैं उसको लिखकर अपनी भाषा को बहुत ही ज़्यादा सरल रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखें, स्पेसिफिक रखें, और बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली वे में करें। ये नहीं कि घुमा फिरा के बात करें। तो एक तरीके से अगर हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बात कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या है कि हमारी स्किल्स जो है वो उभर के आती है, कि हमारी जो एक पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी दिखती है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि डू नॉट गिव एक्सेस इन्फॉर्मेशन। कभी भी क्या करना चाहिए, मान लो किसी भी बात के ऊपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई बात बतानी है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को देना है, इस तरीके से बात को रखना है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो एक तरीके से सामने वाले पर्सन को समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर हम मैसेज में या फिर इन्फॉर्मेशन में कम डिटेल देते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको पता ही नहीं चलेगा। तो एक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने मैसेज को ऐसे रखें कि आप जो बताना चाहते हैं वो सामने वाला पर्सन समझ भी जाए, ना तो मैसेज बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाए, ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा कमी रहे। तो ये इस तरीके से अपने स्किल्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि आप ऑल्सो मेक सुटेबल पैराग्राफ डिवीजन सो दैट द रीडर फॉलो द मैसेज क्लियरली। इसी के साथ में आप अपने अनुच्छेद का या फिर आप अपने पैराग्राफ का बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुटेबल के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार विभाजन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपका रीडर है, जो पाठक है, वो संदेश को, मैसेज को बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से समझ सकते हैं, उसका पालन कर सकें। नेक्स्ट इज ऑलवेज चेक योर डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी एरर्स और मिस इन्फॉर्मेशन। किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए या फिर किसी भी एरर से बचने के लिए हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि हमेशा आपको अपने ग्रामर पे ध्यान देना है कि आप ग्रामर की जो मिस्टेक ना करें, या फिर आपका जो टोन है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए। आपके मैसेज से ही पता चलना चाहिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से उनको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपकी जो टोन है उससे पता चलना चाहिए, क्योंकि यही सारे जो साइन होते हैं वो बताते हैं गुड राइटिंग स्किल्स के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसी के साथ में वर्बल कम्युनिकेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप समझते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज। इट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को शेयर तो किया जाता है, बट वहाँ पर ना तो किसी वर्ड का यूज़ किया जाता है, ना ही किसी स्पोकन लैंग्वेज का। मतलब ना तो आप किसी भाषा का यूज़ करते हो, ना ही आप किसी वर्ड का यूज़ करते हो। तो जब किसी भी, ना तो वर्ड का यूज़ हो रहा है, ना किसी रिटन मैसेज का, ना किसी ओरल मैसेज का, तो फिर मैसेज को शेयर कैसे किया जाता है, बस इसी को समझते हैं, क्योंकि इसी को कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थ्रू सम पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है साइन लैंग्वेज।
जैसे कि अपने आसपास में बहुत सारे साइन बोर्ड देखा होगा, मेनली तो आपने जब आप कहीं पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि रोड के साइड साइड में कई सारे बोर्ड लगे रहते हैं, जिसपे कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल से रिलेटेड कोई साइन बोर्ड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, और इनको छोड़ा पेट्रोल पंप का तो आपने देखा ही देखा होगा, क्योंकि रोड पे ऐसे बताते रहते हैं कि इतने किलोमीटर दूर आपका पेट्रोल पंप है या हॉस्पिटल है या फिर स्कूल्स है। ये सारे जो बोर्ड लगे रहते हैं ये भी हमारी कम्युनिकेशन के अंडर ही आते हैं। अब कैसे आते हैं इसी को वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि बहुत सारे साइन बोर्ड होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, साइन बोर्ड हो गया, ये सारे के सारे भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कोई भी चीज़ अगर हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया तो वो हमारे कम्युनिकेशन के अंडर आ जाते हैं। तो फर्स्ट समझते हैं ऑडियो साइन किसको कहा जाता है। जैसे कि आपने अगर आप किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में देखोगे या फिर आपने मूवी वगैरह में जरूर से देखा होगा कि कंपनी के अंदर एक सायरन सी बजाती है, और जैसे ही सायरन बजाते हैं वैसे ही लोगों को पता चल जाता है या तो उनकी शिफ्ट जो है काम करने की या तो वो स्टार्ट हुई है या फिर वो एंड हो चुकी है, मतलब कि वो टाइम के ऊपर डिपेंड है कि उनका एंड हो चुका है या फिर वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो एक सायरन सी बजती है कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो इससे पता चल जाता है कि उनका शिफ्ट जो है वो एंड हो चुका है। या आपने कई बार देखा होगा कि कॉलेज में भी ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कुछ कुछ घंटे पे, जैसे कि 1 घंटा हो गया या फिर आपका पूरा जो घंटे हैं, पूरे जो हावर है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो एक बेल सी बजा देती है, उससे पता चल जाता है कि हमारा जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, अब हमें अपने शीट को वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ साइन देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका मतलब ये है, तो ये सारे भी हमारे कम्युनिकेशन के अंडर ही आ जाते हैं। तो ऑडियो साइन का मतलब यही है कि कोई भी ऐसी साउंड जिसको सुन के जिसको आप अपने आप से ही समझ जाते हो चीज़ों को, उसी को बोलते हैं ऑडियो साइन। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इमीडिएट वाले एम्बुलेंस में आपने जरूर से देखा होगा कि एम्बुलेंस जब जाती है तो वहाँ से एक सायरन सी बजाते हुए जाती है, तो वहाँ से लोगों को पता चल जाता है कि हाँ एम्बुलेंस है, तो इमरजेंसी वाली चीज़ें उनको रास्ता दो। तो ये सारे क्या है, साइन है कुछ जो कि हमें बता देते हैं कि हाँ ये इस साइन का मतलब ये है। स्कूल में ही देख लो, जैसे ही पीरियड जो हमारे 1 बाय 1 लगते रहते हैं, तो जैसे फर्स्ट बेल लगी तो हमें पता चल जाता है कि अब हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लगा, थर्ड लगा, इस तरीके से लगातार लगते रहते हैं, और लास्ट में जाके जब एक बेल लगती है उसको सुनते ही हमें पता चल जाता है कि स्कूल की या फिर कॉलेज की जो है वो छुट्टी हो चुकी है। ऐसा अपने स्कूल में तो होता ही है मेनली। तो वो चीज़ क्या है, वो एक ऑडियो साइन है जो कि हमें बता देती है कि हाँ इसका मतलब ये है। लास्ट की बेल बजी, हमें पता चल गया कि इसका मतलब है कि स्कूल की छुट्टी हो गई, अब अपने घर भाग जाओ। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑडियो साइन होते हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, और यही सब जो है साइन जो है हम इसे ही कहा जाता है ऑडियो साइन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया। नेक्स्ट है विजुअल साइन। अब बस नाम से ही समझो कैसे है। विजुअल का मतलब होता है दिखाई देना। तो कुछ भी ऐसे साइन जिसको देख के ही आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रिटेट कर पाते हो, इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में आ जाती है, आप खुद ही समझ जाते हो चीज़ों को, उसको बोलते हैं विजुअल साइन, जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप कहीं पे जा रहे हो, आपने रोड के साइड में जितने भी बोर्ड्स देखा होगा, या फिर आप बोर्ड के थ्रू जब समझ जाते हो कि आपको लेफ्ट में जाना है, आपको राइट में जाना है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं विजुअल साइन, जहाँ पे ना तो ऑडियो है, ना तो किसी वर्ड को यूज़ किया जा रहा है, ना तो किसी लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, बस वहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखाई दिया, आपने बोर्ड को देखा और आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है। ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप के बारे में जगह जगह आपको बोर्ड दिखाई देंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इतने किलोमीटर दूर है, या फिर अगर आपको पेट्रोल पंप जाना है तो आप लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बोर्ड, उसी को बोलते हैं हम ऑडियो साइन। देन इसके बाद में नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल। अब यहाँ पे दोनों है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, जैसे कि टीवी में देखो, जब आप टीवी पे कोई भी ऐड देखते हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, आपको पिक्चर भी दिखाई जाती है, मतलब कि इमेज भी हमारे सामने आते रहते हैं, और साथ साथ ही वो उस चीज़ के बारे में हमें बताते भी रहते हैं। तो जब दोनों चीज़ एक साथ किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल दोनों ही। मतलब वहाँ पर आपको सुनाई भी दे रहा है मैसेज, जो साइन है, जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप सुनते भी हो, साथ साथ ही आप देखते भी हो। तो ये हो जाता है हमारा ऑडियो विजुअल। सो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमारी लाइफ से रिलेटेड, इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नॉन वर्बल मतलब हमने समझा कि बहुत सारे साइन का यूज़ किया जाता है। ऑडियो साइन हो गया जिसमें हमें सुनाई देता है और सुनने के हिसाब से ही हम समझ जाते हैं कि मैसेज क्या है। विजुअल में हम चीज़ों को देख के ही समझ जाते हैं, और ऑडियो विजुअल में दोनों ही चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब Now let's understand some different points which also come under non-verbal communication. तो सबसे पहले है काइनेसिक्स, जिसका मतलब बॉडी लैंग्वेज भी होता है। काइनेसिक्स इज द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और द बॉडी एज अ होल। इट मीन्स काइनेसिक्स एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी व्याख्या की जाती है नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन की, जो कि रिलेट करता है हमारे बॉडी के मूवमेंट से। मतलब कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, आप कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप अपने जो बॉडी का जो मूवमेंट है उसको करके, या फिर आप किसी भी तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हो सामने वाले को, उसी को बोलते हैं काइनेसिक्स। और इस वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, जो कि रेफर करता है स्टडी ऑफ हैंड, आर्म एंड फेस मूवमेंट। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो कि आपको किसी भी बात के लिए परमिशन चाहिए अपनी मम्मी से, तो आप उनसे जाके कहते हो कि आपको ये चाहिए या फिर ये करना है। तो मान लो कि वो आपको ना कहना चाहते हैं या फिर आप पे गुस्सा करना चाहते हो, तो कई बार मम्मी हमें डांटती नहीं है, हमें
बोलती नहीं है, लेकिन वो अपने फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू हमें बता देती है कि वो हमारी इस बात से गुस्सा कर रही है या फिर वो हमें मना कर रही है। तो एक तरीके से तो आप ऐसे भी समझ जाते हो। सेकंड, आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा बच्चा मान लो वो किसी भी तरीके से जिद कर रहा है या बदमाशी कर रहा है, तो उनसे बड़े जो होते हैं वो कई बार आइस को बड़ी कर लेते हैं और उससे बच्चा समझ जाता है कि ये हमें एक तरीके से डांट रहे हैं या फिर एक तरीके से गुस्सा कर रहे हैं। तो ये जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है जिसके थ्रू सामने वाला जो भी बताना चाहता है वो हम समझ जाते हैं, इसी को बोलते हैं काइनेसिक्स। जैसे कि कई बार मान लो कोई भी हम हैंड के थ्रू भी दिखा देते हैं कि हम उनको सामने वाले को मारना चाहते हैं या फिर हम एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं। तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं जो कि हम अपनी बॉडी किससे करते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू बहुत सारे मूवमेंट करते हैं और उन मूवमेंट्स में ही हमारे मैसेज को पहुंचा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं काइनेसिक्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज क्या है? एनी एंग्री वॉइस और अ सॉफ्ट वॉइस कन्वे टोटली डिफरेंट मैसेज टू द लिसनर। अब देखो हमारी जो वॉइस होती है, हमारी जो आवाज़ है, वो ही कई सारी चीज़ों को बता देती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल को भी समझेंगे। पहले ये देखो कि आप जैसे कि कई बार हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, कई बार हमारी जो वॉइस होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फीचर्स है जो कि पैरालैंग्वेज के अंदर आते हैं। वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम वॉइस को लेकर बात करेंगे। इट इमीडिएटली आइडेंटिफाइज द स्पीकर, टेल अस हिज हर सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो द पर्सन जेंडर। जैसे कि देखो मान लो आपके पास में कोई भी फ़ोन आया है और वो मान लो अननोन है, तो आपने जैसे ही फ़ोन को पिकअप किया, आपने फ़ोन को उठाया, वैसे ही आपको पता चल गया कि फ़ोन पे या तो कोई लड़की है या तो कोई लड़का है। आप उनकी टोन से ही आपको पता चल जाएगा, आपकी उनके वॉइस से ही, उनकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि वो लड़की है, लड़का है, या फिर वो एक तरीके से बड़े से आदमी है या फिर कोई बच्चा। ऐसा हम समझ जाते हैं। ये क्या होता है? ये होता है वॉइस को, मतलब जहाँ पर हम वॉइस के थ्रू ही समझ जाते हैं मैसेज को। तो ये हमारे पैरालैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम टेल अबाउट द डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर हमसे कितने दूर पे बात कर रहा है, मतलब कितनी दूरी है हमारे बीच में। जब हम साउंड को सुन के ही पता कर लेते हैं इस चीज़ को, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, कि हमारी आवाज़ जो है वो कितने वॉल्यूम के साथ जा रही है। हम उससे हमें पता चल जाता है कि हम कितना दूर से बात करें, कितने पास से बात करें, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम। पिच का मतलब होता है कि हमारी जो साउंड है वो कितने डिग्री से जा रही है। डिग्री का मतलब यहाँ पर ये है कि कितनी हाईनेस के साथ जा रही है, कितनी लो के साथ में जा रही है, इसको बोलते हैं पिच। मतलब कि साउंड जो है वो कितनी तीव्र गति से जा रही है। कई बार क्या हो जाता है कि कुछ सामने वाले इस तरीके से बोलते हैं, उनका पिच जो होता है वो पिच की डिग्री बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ जैसे तो चुभ रही हो, तो उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ साउंड। मतलब कि हमारी साउंड की कितनी डिग्री है, कितनी हाईनेस के साथ में जा रही है, कितनी लो के साथ में जा रही है, उसको बोला जाता है पिच। नेक्स्ट है पोज या फिर वर्ड स्ट्रेस। आपने देखा होगा कई बार स्कूल में या फिर कहीं पे भी देखा होगा आपने, न्यूज़ वगैरह में भी, जो पॉलिटिक्स में जो पार्टीज होते हैं वो कई बार भाषण देते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्पीक देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बोलते बोलते बीच बीच में कुछ सेकंड का ब्रेक लेते रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों लेते हैं? जब जो एक अच्छा स्पीकर होता है वो अपने हैबिट के अंदर इस चीज़ को जरूर से यूज़ में लाते हैं। जो गुड स्पीकर होते हैं यूज सुटेबल प्लेस्ड पोज टू एम्फेसाइज, गिव अ ब्रेक टू द लिसनर और इवन टू क्रिएट फर्दर इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर सेइंग। मतलब कि वही है कि जो एक अच्छा स्पीकर होता है वो हमेशा इस चीज़ को यूज़ में लाता है कि वो अपनी बात को बोलने के लिए बीच बीच में कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं, जिससे वो सामने वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट दिला सके अपनी बात में। तो ये एक अच्छा स्पीकर माना जाता है। मतलब कि जो जिनके पास में एक तरीके से ये हैबिट है या फिर उनके अंदर ये स्किल है भाषण देने का, कि वो एक तरीके से सामने वाले को अपनी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट दिला सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं पोज या फिर वर्ड स्ट्रेस। इसके बाद में नेक्स्ट समझते हैं प्रॉक्सिमिक्स क्या है। प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पेस इज यूज्ड इन ह्यूमन इंटरेक्शन। प्रॉक्सिमिक्स इस बात का अध्ययन है, इस बात की स्टडी है कि जो हम बातचीत करते हैं अपने ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर, वहाँ पर हमारे स्पेस का कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ स्पेस इन अ स्पेसिफिक वे टू हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर इमीडिएट इन्वायरमेंट बेटर। इससे क्या हो जाता है कि प्रॉक्सिमिक्स एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीके से अपनी बातों को उपयोग करने का अध्ययन है, जहाँ पर हम तत्काल अपने इन्वायरमेंट के बारे में बेहतर तरीके से समझने में हमारी हेल्प देते हैं। अब समझते हैं, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होता है, इसलिए हम सारी चीज़ों को पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इंटीमेट स्पेस, मतलब कि अतरंग स्थान। इसका मतलब क्या हो जाता है? इंटीमेट स्पेस इज द मोस्ट प्राइवेट जोन रिजर्व्ड फॉर फैमिली एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स वेयर मिनिमम वर्ड्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंटीमेट स्पेस है वो एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा स्थान। अब यहाँ पे स्पेस का मतलब वो एरिया वाला मत ले लेना, जगह कितना है, जगह वाली बात नहीं करें, वो एक स्पेस। अभी आप समझ जाओगे कि किस स्पेस की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि देखो आपकी जो बॉन्डिंग रहती है एक फैमिली के साथ में, एक फ्रेंड के साथ में, या फिर एक वर्क के स्थान पर, तो सभी जगह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? जैसे कि जो इंटीमेट स्पेस है वो हमारी प्राइवेट जोन के अंदर आता है। प्राइवेट जोन का मतलब ये है कि जो हमारी प्राइवेट जोन होती है वो हमारे फैमिली और हमारे जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनके लिए होता है। तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर हम कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल का मतलब हो गया यहाँ पर कि हम बातों को बोलते टाइम इतना सोचते नहीं है। हम ये नहीं समझते कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा या फिर वो क्या रिप्लाई देगा, गुस्सा करेगा। वहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपने कम्युनिकेशन को कर पाते हैं, और वो हमारा प्राइवेट जोन हो जाता है और उसी को इंटीमेट स्पेस बोला जाता है।
नेक्स्ट होता है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस एज दिस स्पेस इज यूज्ड विद इमीडिएट सीनियर। जैसे कि ये हमारे वर्क, जो हमारा जो काम है, जो हमारा जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ वाली स्पेस की बात करते हैं कि हम अपने सीनियर के साथ में या फिर जो हमारे सबॉर्डिनेट्स है, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ में हमारी कैसी स्पेस बनी हुई है। तो मेनली ये स्पेस हमारे एक तरीके से अननोन पर्सन के साथ में देखा जाता है कि हम उनके साथ में कैसा स्पेस बना के रखते हैं, तो वहाँ पे हमारा पर्सनल हो जाता है। जैसे कि ऑफिस में आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में या फिर आपके जो सीनियर है उनके साथ में आप हर एक तरीके की बात को शेयर नहीं कर सकते, कुछ आपकी पर्सनल बातें भी रहेगी। तो ये हो जाता है पर्सनल स्पेस, जहाँ पर आप एक तरीके से दो स्पेस वहाँ पे मेंटेन करते हो। एक तो वहाँ पे ऑफिस वाला इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ का एक अलग स्पेस बना हुआ है आपका कि आप काम काज वाली सारी बात उनके साथ में शेयर कर सकते हो और आपको कंफर्टेबल भी लगेगा, बट वहीं पे पर्सनल वाली चीज़ों को नहीं शेयर कर सकते। तो वहाँ पर एक पर्सनल स्पेस अलग हो जाता है, और जो कि हमारे वर्क स्थान पे, मतलब कि काम वाले स्थान पे, वर्क प्लेस पे ज़्यादा दिखता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सोशल स्पेस, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक स्थान। सोशल स्पेस इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज मोस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक मीटिंग, इंस्ट्रक्शन, नेगोशिएशंस एंड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस विद इन दिस स्पेस। सामाजिक स्थान बहुत सारे संगठन में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है, जहाँ पर अगर हमारी कोई भी मीटिंग्स हो रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई भी नेगोशिएशन हो रहा है, कोई भी प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, तो यहाँ पर इस स्पेस को देखा जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस इज द स्पेस वेयर पैरालैंग्वेज स्किल्स आर रिक्वायर्ड द मोस्ट एज द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट और मोर क्रॉसेस हियरिंग एज वेल एज विजुअल रेंज एंड ऑडियो इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पीकर टू बी हियर्ड। सार्वजनिक स्थान वो स्थान होता है जहाँ पर हम बहुत सारे अपने पैरा लैंग्वेज वाले स्किल्स को यूज़ में लाते हैं, जहाँ पर मेनली देखा जाता है कि हम वहाँ पे पब्लिक स्थान पे, जो एक पब्लिक स्पेस है, वहाँ पे हम सारे अननोन होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे एक अलग ही स्पेस बना के रखते हैं हम दूसरों के साथ में। तो ये एक स्पेस हो जाता है जो कि हम मेनली पब्लिक प्लेस पे बनाते हैं, जो कि हमारे आसपास में सारे के सारे अननोन होते हैं। तो इस सारे स्पेस की बात हमने बात किया कि कहाँ पर कैसा स्पेस होता है, जैसे कि एक फैमिली वाला अलग हो जाता है, एक ऑफिस वाला अलग हो जाता है, एक पब्लिक स्पेस वाला अलग हो जाता है। तो ये पूरे पूरे स्पेस की बात किया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रोनोमिक्स, जो कि हमारे टाइम से रिलेट करेगा, टाइम लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। क्रोनोमिक्स is the study of the use of time in non verbal communication। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जब हम टाइम के बारे में स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनोमिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी घोषणा को करने से पहले थोड़ा सा आप देखोगे कि बीच में थोड़ा सा टाइम लिया जाता है, या फिर अपनी बातों को ज़्यादा क्लियर रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि अ स्लाइट पॉज बिफोर फिनिशिंग एन अनाउंसमेंट कैन हेल्प टू बिल्ड अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ वन ऑडियंस। जब किसी घोषणा को पूरा करने से पहले थोड़ा सा रुकना, जिससे जो हमारी ऑडियंस है उनके बीच में एक अलग ही जो एक सेंस है, जो एक बिल्डअप हम करने में अपनी हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनोमिक्स। तो मेनली आप ये समझो कि क्रोनोमिक्स का मतलब होता है जब हम अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर स्टडी के टाइम के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनोमिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट है हैप्टिक्स, जो कि हमारी लैंग्वेज ऑफ टच होता है। जैसे टच के थ्रू आप समझ सकते हो कि सामने वाला का अच्छा टच है या बैड टच है, तो ये हमारे हैप्टिक्स कहलाता है। यहाँ पर हम टच की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ टचिंग बिहेवियर इज कॉल्ड हैप्टिक्स। टच इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो हमारी टच है वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ किया जाने वाला एक यहाँ पर कम्युनिकेशन है, और ये बहुत ही ज़्यादा कल्चरल स्पेसिफिक है। इम्पर्सनल गेस्चर, जैसे कि हैंडशेक कर रहे हैं या फिर हम किसी की पीठ पे थपथपाते हैं, ये सारी क्या है, ये सारी कन्वे करते हैं कि हम सामने वाले के साथ में कैसे फ्रेंडली है, ये हमारी हैप्टिक्स कहलाती है। जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड के साथ में बात करते हैं, तो हम बात करते करते कई बार क्लैप करते हैं, कई बार हम उनकी पीठ पे थपथपाते हैं, कई बार हम हैंडशेक करते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें है, ये हमारी हैप्टिक्स कहलाती है, और ये भी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप हैंडशेक करते हो, आप कई बार गले मिलते हो, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि हैप्टिक्स कहलाता है। इस साइलेंस एज ए नॉन वर्बल मोड, साइलेंस रिलाइज ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। साइलेंस का मतलब वही होगा जैसे जब हम शांत रहते हैं, जब हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को बता देते हैं। जैसे कि हम अपने एक्सप्रेशन से ही बता सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही बता सकते हैं कि हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जैसे कि हमसे बड़े आए, हमने उनके पैर छू लिया, या फिर हमने उनको हाथ से ही नमस्कार कर लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जहाँ पर हम साइलेंस भी है, लेकिन हम उनके साथ में कम्युनिकेशन भी करें, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। जैसे कि उन फेस को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर हम सामने वाले पर्सन को, कोई बच्चा है उसको आप डरा रहे हो, या फिर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो। ये चीज़ तो आपने देखा ही होगा, मान लो हम किसी से बात नहीं करना चाहते, तो हम उनको देख के भी अनदेखा कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। तो सामने वाले पर्सन को तो पता चल ही जाता है कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन ही है। हम कई बार गुस्सा दिखा देते हैं, कई बार हम उनमें डिसइंटरेस्ट दिखा देते हैं कि हमें उनके अंदर कोई भी रुचि नहीं है। ये सारे के सारे जो मैसेज होते हैं, ये भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर ही आते हैं। Listening in oral communication cycle, the listener of the message is equally significant to ensure completion of the process। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। लिसनिंग क्या है कि लिसनिंग जो है हमारी ओरल कम्युनिकेशन साइकिल को एंड करने वाला काम है। जैसे कि जब आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को बताना चाहते हो, तो आप कैसे कैसे बता सकते हो, या तो आप वर्ड का यूज़ करोगे, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करोगे, या तो आप रिटर्न मैसेज का यूज़ करोगे, या तो आप एक्सप्रेशन का यूज़ करोगे, या तो आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें ही यूज़ की जाती है, मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। बट इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसीलिए किया जाता है ना कि सामने वाले को हम जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज बताना चाहते हैं, वो हम बता सकें। तो मेन जो है हमारा लिसनर हो जाता है, जो रिसीवर हो जाता है वही मेन हो जाता है, क्योंकि मैसेज तो उसी के लिए है, मैसेज तो उसी के लिए बना है।
तो यहाँ पर लिसनिंग को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और यही हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एंड करता है। इसी के साथ में जो गुड कम्युनिकेटर है आर ऑलवेज स्किल्ड लिसनर, गुड कम्युनिकेटर हमेशा एक स्किल्ड लिसनर होते हैं। और इसी के साथ में एक अच्छा लिसनर बनने के लिए या फिर जो लिसनिंग है वो कितने प्रकार की पाई जाती है उनको वन बाय वन समझते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले बात करेंगे हम इवैल्यूएटिव लिसनिंग की कि इवैल्यूएटिंग लिसनिंग किसे कहा जाता है। तो देखो, इवैल्यूएटिव लिसनिंग के अंदर जो लिसनर होता है, जो रिसीवर होता है, उसके पास में मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन से संबंधित रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में पहले से ही होता है। तो वो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास में पहले से ही है उसके बेस पे वो जब आगे की इन्फॉर्मेशन को लेता है उसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जिसको हिंदी में मूल्यांकनात्मक श्रवण कहते हैं। तो यहाँ से आपने क्या समझा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो क्लास में एक टॉपिक को स्टार्ट करने वाले, चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको कम्युनिकेशन के चैप्टर फर्स्ट को समझा रही हूँ। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर इस लेसन में जो भी मैं आपको बता रही हूँ उससे रिलेटेड आपके पास में पहले से ही आपको नॉलेज है, आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता है, आपको पहले से ही पता है कि इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्या होता है, आपको पहले से ही पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको पहले से ही पता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। मान लो आपको पहले से ही पता है, फिर भी आप इस क्लास को देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? ताकि आपके पास में जो मैसेज है या फिर आपके पास में जो नॉलेज है आप उसको भी अपने पास में रखो, साथ ही आप चाहते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आपको नहीं पता आप उसको सुन के और ज़्यादा समझ सको। यही होता है मेनली। तो इसे ही कहा जाता है इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जब लिसनर के पास में पहले से ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा उसको नॉलेज पहले से ही है, बट फिर भी वो लिसनिंग करता है, वो उस चीज़ों को सुनता है। इसी को बोलते हैं इवैल्यूएटिव लिसनिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। इसमें जो लिसनर होता है वो स्पीकर के बात पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। वो क्या करता है, स्पीकर के एक एक वर्ड्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है, जिससे वो कंफ्यूजिंग इन्वायरमेंट में भी इन्फॉर्मेशन को, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको समझ सके। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने स्कूल में देखा होगा, या फिर मान लो एक स्कूल है जिसमें कोई भी शो चल रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है और वहाँ पर टीचर जो है किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो स्कूल में ऐसा क्या होता है कि सारे बच्चे तो उनकी बात में इंटरेस्ट लेते नहीं है, सारे बच्चों का तो रुचि होता नहीं है। तो जिन बच्चों का रुचि नहीं होता है वो क्या करते हैं, आपस में किसी और बात करने लग जाते हैं, शोर करने लग जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उन सारे बच्चों में से कोई एक ऐसा बच्चा है या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको टीचर की बात में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सुनना चाहते हैं कि टीचर उनसे क्या बता रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि उस सिचुएशन में जो बच्चे होते हैं जिनको रुचि है वो टीचर की एक एक बात पे ध्यान देते हैं कि टीचर क्या कहते हैं, टीचर के एक एक बात पे फोकस करते हैं और वो रेलिवेंट जितने भी इन्फॉर्मेशन है, टीचर जितनी भी बात को बता रहे हैं वो सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जहाँ पर जो लिसनर है वो स्पीकर के बातों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है ताकि जितने भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो समझ सके। इसके बाद में नेक्स्ट है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। नाम से आपको पता चलेगा कि अप्रिशिएट कर रहे हैं हम सामने वाले पर्सन को। यहाँ पर क्या है कि जो लिसनर है वो हमेशा शो करता है कि उसको बातचीत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रुचि है, जिससे क्या हो जाता है कि जो स्पीकर है होता है वो मोटिवेट होता है, मोटिवेटिंग द स्पीकर टू कंटिन्यू, जिससे क्या हो जाता है कि स्पीकर अपनी बात को कंटिन्यू कर सके, लगातार बोलता रहे। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जो लिसनर होता है वो उसको मोटिवेट करते रहते हैं और शो करते रहते हैं कि उनको उनकी बात में बहुत ही ज़्यादा मजे आ रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा रुचि है। एंड नेक्स्ट इज एम्फेटिक लिसनिंग। ये एक ऐसी लिसनिंग है, The listener relates the message to the speaker emotional state to go beyond the superficial message। इसमें क्या हो जाता है कि जो लिसनर होता है वो स्पीकर के मैसेज को ऐसे रिलेट करता है जिससे वो उसकी जो इमोशनल स्टेट है उसके बियॉन्ड जाके भी बहुत सारे जो सुपरफिशियल मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करता है। तो ये सारे लिसनिंग के टाइप्स थे जिसमें अलग अलग बातों को हमने समझा कि इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है, एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होता है। ये सारे टाइप्स पाए जाते हैं लिसनिंग के और ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि लिसनर कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को जरूर से करके आओगे क्योंकि आपको सारे के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कौन लिसनिंग किस चीज से रिलेट करता है, कि यहाँ पर लिसनर जो होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, कैसा होता है। टॉपिक इज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है दैट इज लाइन स्ट्रक्चर। पीपल एट ऑल लेवल सुपरवाइज एंड एडमिनिस्टर द ग्रुप लोअर टू देम बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड रिसीविंग रिपोर्ट्स, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। आपने देखा होगा या आपने कई बार इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जो संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे कामकाज जैसे किए जाते हैं जब पूरे तीनों लेवल के अंदर जो है काम जो है एक तरीके से चलते रहते हैं। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो सबसे ऊपर वाला जो सबसे टॉप लेवल के जो मैनेजर्स है या फिर बहुत सारे जो पर्सन है वो अपने से नीचे, मतलब कि मिडिल वाले को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मिडिल वाले जो है तो वो अपने से नीचे वाले को देते हैं। मान लो सबसे निचले स्तर पे जो मान लो वर्कर जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, उनको किसी बात को लेकर रिक्वेस्ट करना है तो पहले मिडिल वाले को करेंगे, फिर मिडिल वाले जो है टॉप वाले को करेंगे। इस तरीके से सारे जो कामकाज होते हैं वो चलते रहते हैं एक सर्कल में। तो जब संगठन के अंदर इस तरीके से कामकाज किया जाता है इसी को बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई भी रिपोर्ट्स देनी है, कोई भी रिक्वेस्ट देनी है तो एक लाइन को फॉलो करते हैं, उस लाइन में ही चलते रहते हैं। तो इस तरीके से जब काम को किया जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये संस्था के जितने भी मूवमेंट है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन
है उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाता है कि लाइन स्ट्रक्चर के कारण कई बार चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती है, देरी हो जाती है। जब टाइम पे ना तो कोई नोटिस पहुंचे, ना तो कोई न्यूज़ पहुंचे, ना तो कोई मीटिंग को लेके, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो टाइम पे ना पहुंचे, क्योंकि जो हमारी लाइन स्ट्रक्चर के जो कामकाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे तरीके से चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले निचला वाला ऊपर को बताएगा, ऊपर वाला अपने सुपर वाले को बताएगा। तो इस तरीके से कई बार काम में बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कमेटी स्ट्रक्चर। तो इस संरचना के अंदर कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है। जब उनको किसी भी बात के ऊपर चर्चा करनी है, चाहे उनकी नौकरी से रिलेटेड, चाहे उनकी जॉब से रिलेटेड, एक साइड पर उनको कोई भी डिसीजन लेना है, तो उन ग्रुप के द्वारा ही लिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक ग्रुप माना जाता है, जहाँ पर जितने भी सदस्य के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार महसूस किया जाता है, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो मिलजुल कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी सदस्य वो समान रूप से इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल इक्वली सारे के सारे इन्वॉल्व रहते हैं। इस वजह से कोई भी डिसीजन है वो मिलजुल कर लिया जाता है, और जब मिलजुल कर लेते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सारे ही डिसीजन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कार्यात्मक संरचना बोलते हैं। ये क्या हो जाता है कि जब संस्था के अंदर बहुत सारे टीमों के जो बहुत ही ज़्यादा जो परफेक्ट होते हैं या फिर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं, जिससे जो स्पेशलिस्ट है वो अपने ज्ञान को या फिर जो कोई भी बात है वो सीधे जो ग्रुप तक है वो पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को आसानी से पहुंचा दिया जाता है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ग्रुप में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को बता देते हैं, और जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं वही बीच में कड़ी का काम करते हैं दोनों ही तरफ से। मतलब कि वो मैनेजर्स की बात को वर्कर तक पहुंचा देते हैं, मतलब ग्रुप तक पहुंचा देते हैं, या फिर वर्कर या फिर ग्रुप की कोई भी बात है उसको डायरेक्टली वो मैनेजर तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके का जो कामकाज है उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। Matrix management is an organizational structure in which some individual report to more than one supervisor or leader. Relationship described as solid line और dotted line reporting. देखो मैट्रिक्स जो संरचना है वहाँ पे कामकाज कैसे किया जाता है, इसमें कुछ व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा सुपरवाइजर या फिर नेता जो होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं, उनके अंडर वो काम करते हैं। इसको हम सॉलिड लाइन या फिर डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग भी कहते हैं। इस रूप में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। और जो हमारे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। कई बार हम 2 को रिपोर्ट देंगे कामकाज के लिए, कई बार हम 3 को भी दे सकते हैं। बहुत सारे जैसे कि एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं, या फिर कई मैनेजर ऐसे भी हो सकते हैं जिसको हम ओवरऑल पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं। तो ये पूरा काम जो अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो हमने क्या समझा, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमने देखा था लाइन स्ट्रक्चर, जहाँ पे चीज़ें लाइन में चलती है, बिल्कुल टॉप से मिडल पे आएगी, मिडल से लो पे आएगी, लोअर लेवल से मिडल पे जाएगी, मिडल से टॉप पे जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेट होता रहता है सारी चीजें। कई बार इससे डिले भी हो जाता है। कमेटी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि यहाँ पे ग्रुप के रूप में कामकाज किया जाता है, डेमोक्रेटिक ग्रुप रहता है, सारे जो मेंबर होता है वो मोटिवेट फील होते हैं और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सारे डिसीजन के लिए। मतलब कि मिलकर काम करते हैं एक तरीके से, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, सभी चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब काम को मिलकर किया था। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट का, और वो मैनेजर्स और वर्कर के बीच में एक कड़ी का काम करता है, और सारी इन्फॉर्मेशन को उसी की हेल्प से सर्कुलेट किया जाता है। मतलब कि स्पेशलिस्ट जो है वो मैनेजर की बात को इंप्लॉय तक पहुंचाएगा, इंप्लॉय की बात को मैनेजर तक पहुंचाएंगे। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है कि यहाँ पर इंडिविजुअली ऐसा कामकाज किया जाता है कि एक ही पर्सन के ऊपर बहुत सारे नेता बना दिए जाते हैं, बहुत सारे लीडर होते हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं, और उनको हर एक काम के लिए बहुत सारे लोगों के पास में जा जाकर उनको बताना पड़ता है। जैसे कि मान लो उनको एक काम दे दिया, अब उसने कंप्लीट कर दिया, तो उस इंप्लॉय को क्या करना पड़ेगा, पहले एक मैनेजर्स के पास जाएगा, उसको सारी बात बताएगा, फिर दूसरे मैनेजर्स के पास जाएगा, उसको सारी बात बताएगा, या लीडर भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर ऐसे कामकाज किया जाता है। तो ये बता रहे कि हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो कामकाज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है। अब समझते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क को, कि कैसे नेटवर्क जो है वो फॉलो करता है, या फिर जो हमारी बातचीत है, संचार है, उसके कैसे कैसे नेटवर्क पाए जाते हैं। सबसे पहले है हमारा व्हील नेटवर्क। व्हील नाम से आपको कैसे पता चल रहा है, ये जो टॉपिक है इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, ताकि आपको सारी चीज़ें नाम से ही क्लियर रहेगा। अगर एग्जाम में भी आपको मान लो ये क्वेश्चन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल दिया जाएगा वो आपके माइंड में आ जाएगा, और आप तुरंत ही उसके बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से कर दोगे। तो समझते हैं कि व्हील नेटवर्क क्या होता है। ईच मेंबर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद दिस सेंट्रल फिगर। आपने इससे क्या समझा, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये कैसा इस तरीके से पहिए जैसा है, यहाँ पे मान लो बहुत सारे पर्सन है, ये आपको लग रहा है एक पहिए जैसा। चीज़ों को आप रिलेट करने की कोशिश करना, इतनी अच्छी परफेक्ट ड्राइंग नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता सकती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो व्हील नेटवर्क के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी ऐसे मेंबर है, ये सारे के सारे जो मेंबर है, ये क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए जो सेंटर है इससे कनेक्ट रहते हैं। मानो इस पर्सन को कुछ बताना है, वो डायरेक्टली इससे बता देगा, इसको बताना है ये, इस तरीके से सारे अपनी बात को ऐसे बता सकते हैं। इसको बोलते हैं व्हील नेटवर्क, जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो सेंटर वाले से रिलेट हो जाता है। किसी भी बात को डायरेक्टली एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सारी बातों को सारे पर्सन बता देंगे। मान लो
फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो ये जो पर्सन है, इसको किसी बात से प्रॉब्लम है इस वाले पर्सन से, तो वो क्या करेगा, अब इससे जाके लड़ाई तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, अपनी बात को इस बीच वाले को जाके बता देगा कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, सामने वाले ने मुझे ऐसा किया। अभी बीच वाला क्या करेगा, इसको जाके समझा देगा। तो ऐसा कम्युनिकेशन चलता रहता है। While in chain network, an intermediary figure control the communication between the center figure and other members। अब चैन नेटवर्क में क्या होता है, जो इनका जो कम्युनिकेशन है वो इनके सेंटर फिगर के साथ में, मतलब कि कंट्रोलिंग के साथ भी चलता है, मतलब एक चैन में भी चलते रहते हैं, और एक ऐसा पर्सन भी होता है जिसके द्वारा सारी चीज़ों को कंट्रोल भी किया जाता है। नेक्स्ट होता है सर्कल नेटवर्क, जिसका कोई भी सेंटर फिगर नहीं होता, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री होते हैं कि अपने 2 क्लोजेस्ट मेंबर के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको हम समझते हैं। मान लो एक ये सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर फिगर कुछ नहीं है, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बहुत सारे मेंबर है। मान लो किसी भी मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो इस वाले पर्सन को कुछ भी इन्फॉर्मेशन को देना है, तो वो क्या करेगा, वो या तो इससे जाके शेयर करेगा या तो इससे जाके शेयर करेगा। अब मान लो इस वाले पर्सन को कुछ बात का दिक्कत है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी बातचीत है उसको बताना चाहता है, तो वो या तो इस वाले मेंबर के साथ में शेयर करेगा या तो इस वाले मेंबर के साथ में शेयर करेगा। इस तरीके से मान लो इस वाले पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो इसके साथ में और इसके साथ में शेयर किया जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम है तो इसके साथ ऐसे कैसे जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो इस प्रकार से चलते रहते हैं। इसके बाद में लास्ट है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन चलता रहता है। यहाँ पर कोई भी ये नहीं है कि बिल्कुल ही कैसे का, मतलब एक यहाँ पे फिक्स नहीं होता चीज़ें, यहाँ पे फ्री फ्लो होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में भी शेयर किया जा सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और इसी के साथ में इसको बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल चैनल माना जाता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, कम्युनिकेशन के नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो किस प्रकार से चलते रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही इसके बाद में जो ये जो टॉपिक है फॉर्मल चैनल, इसके बाद में आएगा इनफॉर्मल चैनल, इन सभी को हम पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। यहाँ तक की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लासेस पसंद आए, आपको बहुत सारी चीज़ें अगर पता चली है नई, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इसी के साथ में बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।